आपने कई बार सेल्समैन को बेमतलब का समझा होगा, उनसे बात करते हुए बोरिंग फील किया होगा, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी, या फिर इसके उलट हो सकता है कि आपने उनसे अच्छे से बात की होगी। ये दोनों ही फीलिंग्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इन्हें जोड़ने वाली बात है जरूरत, नीड। जब कोई ऐसी चीज बेच रहा हो जिसकी हमें जरूरत है तो हम उसे इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज हो जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं तो फिर हम उससे ऊब जाते हैं। लेकिन यही सब जब एडवर्टाइजिंग के जरिए किया जाता है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। असल में एडवर्टाइजिंग भी तो एक सेल्स बिजनेस ही है। ये दुनिया गिव एंड टेक के फॉर्मूला पर चलती है। आप किसी को कुछ देकर कुछ खरीदते हो और यही फॉर्मूला सेल्स बिजनेस को बनाता है। अगर सेल्स नहीं होंगी तो हमें हमारी जरूरत की चीजें मिल ही नहीं पाएंगी। तो अगर आप सेल्स बिजनेस में हैं तो अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि आप लोगों को उनकी जरूरतों से मिला रहे हैं। सेल्स पीपल किसी भी बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं। बिक्री ना हो तो बड़ी से बड़ी कंपनियां भी बंद हो जाएंगी। बिक्री कैपिटल गेन करने का इकलौता तरीका है। सेल्स पीपल की सफलता और पूरे देश की सफलता के बीच काफी गहरा संबंध होता है, क्योंकि इससे फाइनेंस जनरेट होता है। सेल्स जितनी ज्यादा ऊंची होती है वो बिजनेस भी उतना ही ज्यादा सफल और फायदेमंद होता है। सेल्स पीपल की वजह से ही सभी स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, लाइब्रेरी, पार्क्स जैसी जगहों पर भी हमें हमारी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। सेल्स बिजनेस से जो टैक्स जनरेट होता है वो किसी भी और तरह के टैक्स से कई गुना ज्यादा होता है और सरकार को देश सुरक्षित चलाने के लिए ये टैक्स मदद करता है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि सेल्स पीपल देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसीलिए अगर आप सेल्स बिजनेस में हैं तो अपने आप पर गर्व कीजिए। आज सबसे अच्छी कंपनियों के पास सबसे अच्छे सेल्स पीपल होते हैं। दुनिया की सभी सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस के पास बेहतरीन सेल्स टीम होती है और यही उनकी सक्सेस का राज है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेशियो उनके प्रोडक्ट या सर्विस की सेल्स से ही डिसाइड किया जाता है। आज के जमाने में सेल्स की काबिलियत आपको हाई सैलरी जॉब दे सकती है। पहले सेल्स को एक अच्छा और इज्जतदार काम नहीं माना जाता था। सेल्स पीपल से कोई ढंग से बात भी नहीं करता था, उनको टाइम नहीं दिया जाता था। हर वक्त उनके सिर पर टारगेट्स की तलवार लटकी रहती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब सेल्स करने की स्किल्स सिखाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और सेल्स में बड़े बड़े एजुकेशनल कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं और अब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे जरूरी और रेप्यूटेड बिजनेस बन गया है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सेल्स पीपल को दी जाने लगी है, क्योंकि बिना सेल्स के बड़ी से बड़ी कंपनी पर भी ताला लग सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि सेल्स ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकती है। और द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग किताब के लेखक ब्रायन ट्रेसी भी अपनी किताब में यही समझाते हैं कि दरअसल सेलिंग बिजनेस कैसे चलता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अपनी सेलिंग स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है और सेलिंग सीखकर कैसे एक सिक्योर और सक्सेसफुल करियर अचीव किया जा सकता है। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि कैसे अपनी सेल्स पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है। सेल्स बिजनेस को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। ये एक स्किल्ड जॉब है। हर कोई सक्सेसफुली नहीं कर पाता, लेकिन इस स्किल को डेवलप किया जा सकता है। इस पर 80-20 के रूल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। 80-20 का रूल मतलब सेल्स पीपल में किया गया डिवीजन होता है। हर कोई अपने काम में टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में जगह बनाना चाहता है और यही बात सेल्स बिजनेस में भी लागू होती है। टॉप 20% सेल्स पीपल की लिस्ट में जगह बनाने के फॉर्मूला को ही 80-20 रूल कहा जाता है। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल करियर बनाना है तो आपकी लगातार यही कोशिश होनी चाहिए कि आप टॉप 20% की लिस्ट में अपनी जगह बनाएं। अगर आप ऐसा गोल बना लेंगे
तो ये आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि टॉप के 20% सेल्स पीपल ही इस बिजनेस की कुल 80% सेल्स करते हैं। वही सेल्स बिजनेस का कुल 80% पैसा कमाते हैं। जो बाकी बचे 80% सेल्स पीपल होते हैं जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता, वो सिर्फ 20% पैसा ही कमाते हैं। इसीलिए आपका लक्ष्य टॉप 20% में शामिल होने का रहना चाहिए। यानी हर सेल्स टीम में 100 में से 4-5 लोग ही होते हैं जो उस टीम का 80% सेल्स करते हैं और इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं जितना कि बाकी सभी मिलकर भी नहीं कमा पाते हैं। यानी उन लोगों को अपने करियर के बारे में या फाइनेंशियल जरूरतों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती। उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनका ख्याल रखती है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बेस्ट परफॉर्मर्स की जरूरत तो होती ही है। दूसरी ओर जो बाकी बचे 80% लोग होते हैं वो हमेशा इनसिक्योरिटी की फीलिंग के साथ जीते हैं। उनको अपने करियर की, पैसा कमाने की हमेशा चिंता लगी रहती है। आज दुनिया भर में इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतने पैसों का लेन देन होने लगा है जितना कि पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद हर किसी को लगातार पैसों की चिंता सताती रहती है। हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है और यहीं से शुरू होता है टॉप 20% में जगह बनाने का कंपटीशन। ऐसा एक स्टडी में पाया गया है कि टॉप 20% लोग बाकी 80% लोगों की एवरेज इनकम की तुलना में 16 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं और उसमें भी टॉप 4% की कमाई सबसे ज्यादा होती है। एक बड़ी अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ साल पहले कई हजार एजेंट्स पर 80-20 रूल के बारे में स्टडी किया। उन्हें पता चला कि पूरे देश में उनके कई ऐसे एजेंट्स थे जो अकेले ही सबसे ज्यादा सेल्स कर रहे थे और पैसा कमा रहे थे। बावजूद इसके कि सबके पास सेम प्रोडक्ट था, सबकी कीमत सेम थी, सब एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी सबका परफॉर्मेंस सेम नहीं था, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल से काम की शुरुआत की थी। उन्होंने न्यूज़पेपर्स और टेलीफोन डायरीज का इस्तेमाल करके कॉन्टैक्ट्स हासिल किए, फिर पर्सनली बातचीत करके उनको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी दी। उन्होंने लोगों को यह महसूस कराया कि उनको इस प्रोडक्ट की कितनी जरूरत है। और जब आप नीड क्रिएट करते हैं तब सेल्स होना तय होता है। तो फिर इन 20% लोगों में ऐसी क्या खास बात होती है और हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं? ये जानने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ असेसमेंट करने की जरूरत है। यानी खुद के बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में जांच करने की जरूरत है। खुद से सवाल पूछिए कि क्या सच में मैं जो काम कर रहा हूं वो मुझे पसंद है या नहीं। क्योंकि कोई भी काम सक्सेसफुली पूरा करने के लिए आपको 100% फोकस और एफर्ट्स की जरूरत होती है, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आपको अपने काम से लगाव हो, पैशन हो। तभी आप में कॉन्फिडेंस आ सकता है, क्योंकि यही दूसरा सबसे जरूरी सवाल है जिसका जवाब आपको खुद से लेना है कि क्या सचमुच मुझ में कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि मैं ये काम पूरा कर सकूं। अगर नहीं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए आपको लगातार लर्निंग एटीट्यूड रखना होगा, नई बातें सीखते रहना होगा, खुद को मार्केट के कंपटीशन में लगातार अपग्रेड करते रहना होगा, नए नए आइडियाज डेवलप करते रहना होगा। इसीलिए खुद को हार्ड वर्क के लिए तैयार रखना होगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। सक्सेस की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके बावजूद सेल्स बिजनेस में सबसे जरूरी मुद्दा है कस्टमर्स की जरूरतों का। आपको यह जांचना होगा कि आप जिस कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, उस कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की कितनी जरूरत है। क्या सच में आपका प्रोडक्ट उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के काम आ सकता है? इस सवाल का जवाब तब मिलेगा जब आपको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास हो। जब तक आप खुद अपने प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई कस्टमर भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो अपने आप पर और अपने प्रोडक्ट पर भरोसा रखकर आगे बढ़िए। टॉप 20% की लिस्ट आपका इंतजार कर रही है।
और इसके लिए लगातार अपनी काबिलियत को अपडेट और अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि सेल्स बिजनेस में ऐसा कहा जाता है कि काबिलियत में छोटा सा डिफरेंस सेल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। 80-20 के रूल में भी यही माना गया है कि टॉप लिस्ट के लोगों की काबिलियत और बाकियों की काबिलियत में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। अक्सर ये कोई छोटी टेक्निक या कम्युनिकेशन स्टाइल का डिफरेंस होता है जो सेल्स पर असर डालता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई घोड़ा किसी रेस में हिस्सा लेता है और 1 इंच से जीतता है, तो ये 1 इंच से हारने वाले घोड़े से 10 गुना ज्यादा काबिलियत की बात मानी जाती है। सवाल यह है कि क्या 1 इंच से जीतने वाला घोड़ा 1 इंच से हारने वाले घोड़े से 10 गुना ज्यादा तेज होता है? नहीं, वो बस 1 इंच ज्यादा तेज होता है, लेकिन इससे उसे मिलने वाले रिवॉर्ड में 4000% का फर्क पड़ जाता है। मतलब एक छोटा सा डिफरेंस रिजल्ट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस ला देता है। वैसे ही सेल्स बिजनेस में कोई सेल्स पर्सन अपने ऑपोजिट कंपेटिटिव मार्केट में कोई सेल करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाकियों से 10 गुना बेहतर है। कई बार तो ये बस एक छोटी सी बात होती है जिसकी वजह से कोई कस्टमर किसी दूसरे सेल्स पर्सन से प्रोडक्ट खरीदने का डिसीजन लेता है। फैक्ट ये है कि जो सेल्स पर्सन सेल करता है, हो सकता है कि वो हारने वाले से सिर्फ 1 इंच ही बेहतर हो, क्योंकि सेल्स में आपको सिर्फ पैसों की चिंता नहीं होती, बल्कि उस टाइम की भी चिंता होती है जिसे आपने किसी कस्टमर पर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि टाइम इज मनी। जब आप किसी कस्टमर पर टाइम स्पेंड करके भी सेल नहीं कर पाते, तो इसका साफ मतलब यह बन जाता है कि आपने पॉसिबल कस्टमर को टाइम नहीं दिया और एक सेल हाथ से गंवा दी। सेल्स बिजनेस में परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो परफॉर्म करता है उसे इंसेंटिव और प्रमोशन दिया जाता है, और जो परफॉर्म नहीं करता उसे निकाल दिया जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस सुधारने का मौका बहुत कम जगहों पर मिलता है। इसीलिए शुरुआत में ही हमें अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए। अच्छा परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तैयारी रखिए, क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तब तक नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती। एक सेल हाथ से जाने के बाद मायूस होकर मत बैठिए, बल्कि नए कॉन्टैक्ट्स बनाइए, नए तरीके से शुरुआत कीजिए। सेल्स बिजनेस में भी किसी टॉप के सेल्स पर्सन से कुछ गलतियां हो सकती हैं। कोई ऐसा इंसान धरती पर नहीं जन्मा जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसी बात को पकड़कर मत बैठिए, बल्कि फिर से कोशिश कीजिए। जब तक आप पूरे फोकस्ड रहकर अपना 100% बेस्ट परफॉर्म नहीं करते, तब तक रुकिए मत। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि असल में बायर्स की मेंटालिटी क्या होती है, क्यों वे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनकी मेंटालिटी को क्रिएटिवली कैसे कैच करके सेल की जा सकती है। शॉपिंग या चीजें खरीदना हर इंसान की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें खरीदारी करनी ही पड़ती है। लेकिन एक अच्छा सेल्स पर्सन वही बन सकता है जो समझे कि लोग उसका प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। यहां बायर्स मेंटालिटी को समझना बहुत जरूरी बन जाता है। किसी बायर की जरूरत के मुताबिक अगर आप उसे प्रोडक्ट या सर्विस देंगे तो उसके खरीदने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी होटल में गए और अगर आपको राजमा चावल खाने की इच्छा है तो आप पनीर या दाल चावल तो ऑर्डर नहीं करेंगे ना। लेकिन उसी होटल के मैनेजर ने आपको कन्विंस कर दिया कि उसके होटल का पनीर सबसे बेस्ट और स्वादिष्ट होता है, तो शायद आप पेट भरने के लिए पनीर भी मंगवा सकते हैं। यहां बायर की मेंटालिटी को समझना जरूरी है। अगर उसे कुछ स्वादिष्ट खाना चाहिए तो आप उसे कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने पहले से मन बना रखा है कि उसे राजमा चावल ही चाहिए तो आपको वही देना पड़ेगा। और इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जानना होगा। आपके पास अपने प्रोडक्ट या सर्विस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कस्टमर को उसकी जरूरत समझा सकते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट के साथ साथ अपने कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट के बारे में भी
जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सेल्स बिजनेस में सिर्फ क्वालिटी मैटर नहीं करती। क्वालिटी के साथ साथ बाकी और भी फैक्टर्स जरूरी होते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी, कीमत, क्वांटिटी वगैरह। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी शहर के मॉल में आपको किसी खास ब्रांड की दुकान मिल जाएगी, लेकिन दूर किसी छोटे गांव में आपको उस ब्रांड की दुकान मिले, यह मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन कंपटीशन और लोगों की जरूरतें जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपनी पहुंच बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे आपको छोटे गांव में किसी ब्रांड की दुकान शायद ना मिले, लेकिन आप ऑनलाइन उसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि सेल्स बिजनेस में हर एक कस्टमर तक पहुंच बढ़ाना कितना जरूरी हो गया है। हर सेल्समैन के मन में पहले से ही एक थॉट बना होता है कि वो कितना पैसा कमा रहा है। एक स्टडी में साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया कि आपकी इनकम और आपका इनकम के बारे में थॉट ये लगभग एक जैसे होते हैं। मतलब, अगर आप 50,000 कमाने के ख्याल रखते हैं, तो आप ऐसी जॉब या ऐसा काम करोगे जहां आप 50,000 के आसपास ही कमा पाओगे। तो अगर अपने थॉट से आप 40% ज्यादा कमा लेते हैं, तो तुरंत उस पैसे को खर्च करने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। यहां जरूरत के बारे में सोचा नहीं जाता, बल्कि लग्जरी के बारे में सोचा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, थिएटर में मूवी देखने जाना, मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक खरीदना, उसके बाद होटल में खाना खाने जाना वगैरह, ये सब लग्जरी बाइंग की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां खर्च करने के लिए आपको अपने इनकम थॉट से ज्यादा कमाने की जरूरत पड़ती है। अगर आपका कोई महीना बेहतरीन गुजरा है और आपने उम्मीद से ज्यादा कमा लिया है, तो आपको जरूर ये इच्छा होगी कि इसे बाहर डिनर के लिए या कहीं घूमने, ट्रैवलिंग पर, नए कपड़ों पर या किसी दूसरी चीज पर खर्च कर दें। और हर सेल्स पर्सन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको हमेशा पॉसिबल बायर्स की तलाश में रहना चाहिए, क्योंकि जो अपने इनकम थॉट से कम कमाते हैं, वो अक्सर जोड़ तोड़ और सिर्फ बेहद जरूरी चीजों पर ही खर्च करते हैं। ऐसे में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। एक सेल्स पर्सन होने के साथ साथ आप एक बायर भी होते हैं। आप भी अपनी जरूरतों के लिए और लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए पैसा कमा रहे होते हैं, और आप भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस के पॉसिबल बायर होते हैं। इसीलिए आप अपनी सेल्स की इनकम को सिर्फ एक ही तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप जितना पैसा कमाते हैं, उससे ऊपर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोगों की जरूरत 50,000 हो सकती है। ये उनका कंफर्ट जोन बन जाता है। उतना पैसा कमाने के बाद वो तनाव मुक्त हो जाते हैं और बड़े आराम से चलने लगते हैं। लेकिन यही वो वक्त होता है जब आप एक्स्ट्रा अर्निंग पर फोकस कर सकते हैं। इसके ऊपर का सेल्स आपको सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि लग्जरी हासिल करने की तरफ ले जा सकता है। और यहीं आप भी एक पॉसिबल बायर बन जाते हैं। जो व्यक्ति 50,000 रुपए कमाता है और जो व्यक्ति 1,00,000 रुपए कमाता है, उनमें बस इकलौता डिफरेंस यही होता है कि एक थोड़े कम इनकम में भी खुश हो जाता है और दूसरा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ज्यादा कमाने के लिए मेहनत करता है। और यही होता है गारंटीड पॉसिबल बायर। ऐसे कस्टमर को आपको बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट की जानकारी देने की जरूरत है, क्योंकि सेल्स पर्सन होने के नाते आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट एक बार नहीं बेचना है, बल्कि वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाए, इस बात पर भी ध्यान देना है। किसी भी सेल्स पर्सन की कमाई उसका करियर, उसका सक्सेस, कस्टमर की रेपुटेशन और रेगुलरिटी पर डिपेंडेंट है। अगर बायर्स रिपीट होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका एक सेट टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिपीट नहीं होते, तो आपको हर महीने, हर दिन ऐसे मेहनत करनी होगी जैसे ये आपके काम का पहला दिन हो। आपको हर रोज जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब आप लगातार जीरो से शुरुआत करने का मन बना लेते हैं, तो आप एक्स्ट्रा अचीव कर लेते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसी दूसरे देश में जाकर बसने वाले लोग।
जब वो अपना देश छोड़कर पराए मुल्क जाते हैं तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, कॉन्टैक्ट्स नहीं होते और वो बहुत कमजोर स्थिति में होते हैं। लेकिन कुछ ही सालों में वो हर मुश्किल का सामना करके उससे उबर जाते हैं और एक आम जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। अब ये नए कस्टमर्स हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी साबित होते हैं, क्योंकि वो अपने देश से अपनी जरूरतों की चीजों को नहीं मंगवाते, बल्कि जिस देश में बस गए हैं वहां के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। सेल्स में हमेशा आपको क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत महसूस होती है। बीते कुछ सालों में एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जो बढ़ोतरी नजर आई है, जिस तरह हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स नजर आने लगे हैं, ये सब क्रिएटिव अप्रोच की जरूरत का ही नतीजा है। आपको सिर्फ आपके प्रोडक्ट की जानकारी नहीं देनी होती, बल्कि आपको उसे क्रिएटिव आइडिया के साथ प्रेजेंट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी मेल अंडरगारमेंट की एडवर्टाइजिंग में फीमेल्स को भी दिखाया जाता है। यहां बात होती है बायर्स का ध्यान खींचने की। जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक बायर किसी खास प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, फिर चाहे बात जरूरत की हो या फिर लग्जरी की। किसी सेल्स पर्सन के दिमाग में क्या चलता है, उसी से सेल्स पर असर पड़ता है। कुछ साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 46,000 सेल्स पीपल पर एक स्टडी की। इसमें उन्होंने पाया कि सेल्स में सफलता या असफलता मानसिक थे, यानी सब कुछ उनके थॉट्स के ऊपर डिपेंडेंट था। यानी अगर सेल्स पीपल अपने थॉट्स को पॉजिटिवली डेवलप करें और एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स के लिए मेहनत करें तो उनकी सेल्स बढ़ती जाती है। अगर आपको एक मजबूत और ऊंची बिल्डिंग बनानी हो तो फिर आपको उस बिल्डिंग की नींव को भी उतना ही गहरा खोदना पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर आपको एक्स्ट्रा सेल्स करने हो तो आपको अपना बेस भी मजबूत करना पड़ेगा। लगातार नई नई बातों को सीखकर नए नए क्रिएटिव आइडियाज के साथ अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना पड़ेगा। आपको कस्टमर्स की जरूरत समझकर टारगेट एरिया चुनना पड़ेगा और आपको लगातार बिना रुके बिना थके सेल्स नंबर्स को बढ़ाते रहना होगा। और इसके लिए आपको अपने बायर्स को सही तरीके से अप्रोच करना होगा। जब आपका अप्रोच और प्रेजेंटेशन सही होगा तो आपको पॉसिबल बायर मिल जाएगा। सेल्स सिर्फ एक जॉब या प्रोडक्ट के बारे में बात करने का काम नहीं है। सेल्स एक प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निकल प्रोसेस जिसका आउटकम पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले एजेंट्स के बारे में मजाक मजाक में ऐसा कहा जाता है कि किसी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के साथ आप 1 घंटा बिताओ तो वो आपको समझा देते हैं कि जिंदगी जीने से ज्यादा मरने के फायदे हैं। लेकिन ये मजाक सेल्स बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या सेल्स प्रोसेस में किसी गड़बड़ी की वजह से ऐसा मजाक उड़ाया गया? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का असली मकसद है कस्टमर को सुरक्षित और चिंता मुक्त जिंदगी का अनुभव कराना, उसकी फैमिली को सेफ लाइफ देना, ना कि बस जिंदगी के बाद मिलने वाले पैसों का लालच देना। तो अगर आपके कस्टमर के दिमाग में मजाक से भी एक नेगेटिव बात आती है तो इसका मतलब है कि सेल्स प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है। सेल्स पर्सन का अप्रोच सबसे जरूरी बात होती है। आप अपने प्रोडक्ट को किसी पॉसिबल बायर के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, इस पर तय होता है कि सेल्स सक्सेसफुल होंगी या नहीं। सबसे पहली बात, आपको अपने कस्टमर की जरूरत और उसकी बाइंग कैपेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ता है। जब आप उनके सामने हो तो ध्यान रखिए कि आप उनकी अटेंशन अपनी तरफ बनाए रखें, क्योंकि जब तक आपकी पूरी बात उन तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो प्रोडक्ट को अच्छे से जान नहीं पाएंगे। आपका मुख्य काम है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर को पूरी जानकारी देना और ये समझाना कि इसे खरीदने के बाद कैसे उनकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी। बेसिकली इसे नीड क्रिएट करना कहा जाता है। जब कस्टमर को जरूरत महसूस होती है तो सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप बायर से बात करें तो आपके एटीट्यूड में कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, कस्टमर को कुछ इंपॉर्टेंट बात समझा रहे होते हैं,
तब आई कांटेक्ट बनाए रखने की कोशिश कीजिए। बस ये एरोगेंट या अग्रेसिव नहीं लगना चाहिए, उल्टा कस्टमर को अपनापन लगना चाहिए। उनको भी आपसे बात करते वक्त कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए। उनसे सवाल आने के रास्ते इससे खुल जाते हैं और अपने प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आपका कस्टमर कुछ कह रहा हो तो उसकी बात को बीच में काट कर अपनी ही चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप सिर्फ बोलते रहते हैं तब ये सेल करने का अग्रेशन दिखाता है और कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर की उस प्रोडक्ट के बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ती रहे और आखिरकार आप डील क्लोज कर सकें। सेल करने का सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका है म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कस्टमर का भी फायदा हो और आपकी भी सेल हो जाए। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि प्रोडक्ट से या फिर प्राइसिंग में डिस्काउंट देकर आप कस्टमर को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि कस्टमर ठगा हुआ महसूस करे, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तभी आप कंपेटिटिव मार्केट में अपनी जगह बनाए रख पाएंगे, वरना कस्टमर्स के किसी और कंपनी या प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए हर बार सेल्स में कोई ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए जिसमें दोनों का फायदा हो। इससे कस्टमर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी और कस्टमर रिपीट होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई आसान डील क्लोज नहीं कर पाते या फिर किसी महीने में आपको सेल्स में दिक्कतें आती हैं। ऐसे में आपके कलीग्स या आपके बॉस आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म से आपको मायूस होकर नहीं बैठना है, क्योंकि क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है जिसे कितना भी टालने की कोशिश करो वो आपकी जिंदगी में आ ही जाती है। कोई ना कोई आपको क्रिटिसाइज करता ही रहेगा। सवाल यह है कि आप क्रिटिसिज्म के साथ कैसे डील करते हैं। किसी को भी क्रिटिसाइज होना पसंद नहीं होता, लेकिन अगर आप इमोशनल होकर तुरंत इस पर रिएक्ट करते हैं तो आपका ही नुकसान हो सकता है। जब आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो पता कीजिए कि आपसे कहां गलती हुई। इससे डिप्रेस होने के बजाय इसे एक मोटिवेशन की तरह लीजिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म के बगैर सक्सेस नहीं आती। हर सक्सेसफुल इंसान को उसके आइडियाज के लिए, उसके काम के लिए क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन इससे सेटबैक लेने की बजाय उन्होंने और ज्यादा एफर्ट्स के साथ काम किया और सक्सेस अचीव की है। सेल्स में क्रिटिसिज्म एक बहुत ही आम बात है, क्योंकि यहां आपके नंबर्स बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए लगातार अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सेल्स प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कम्युनिकेशन। जब तक आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं करते हैं, तब तक आप अपने प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। जब भी आप किसी कस्टमर से मिलने जाएं, तब याद रखिए कि आप हमेशा अच्छे प्रोफेशनल लुक को कैरी करें, नीट और वेल ग्रूम्ड हों, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहने। आपको देखकर ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के साथ आए हैं। इसके साथ ही बातचीत करते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान दें। आपके हाव भाव से कस्टमर को आपके प्रोडक्ट पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप उन पर हावी हो रहे हैं। हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन को अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग जरूरतों के हिसाब से प्लान कीजिए। प्रेजेंटेशन को ज्यादा से ज्यादा विजुअल बनाने की कोशिश कीजिए। आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल कीजिए। आपके ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स के फीडबैक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन याद रहे कि ऐसा करते वक्त आपकी बातें लॉजिकल होनी चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन सही सीक्वेंस में होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुली सेल्स कर पाएंगे। सबसे जरूरी बात है कि आपको सिर्फ पैसों पर, इनकम पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेल्स एक ऐसा काम है जो तभी पूरा हो सकता है जब आप पूरी लगन से अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके काम करें। इसके लिए सबसे जरूरी है पैशन। जब तक आप अपने काम को पसंद नहीं करते, तब तक आप मन लगाकर एफर्ट्स भी नहीं लगाते। हम सभी कहीं ना कहीं पैसे कमाने की इस रैट रेस में दौड़ रहे हैं और काफी लोगों को अपना काम पसंद भी है, लेकिन हम में से कुछ ही लोग
ऑनेस्टली ये कह सकते हैं कि हमारी वर्क लाइफ परफेक्ट है, क्योंकि वर्क लाइफ परफेक्ट होने के लिए काफ़ी फैक्टर्स ज़रूरी हैं, जैसे कि थोड़ा चैलेंज ताकि इंटरेस्ट बना रहे, थोड़ा इजी काम ताकि काम एंजॉयबल हो, इनफ टाइम होना चाहिए ताकि काम अच्छे से हो सके, इतनी अर्निंग होनी चाहिए कि इंसान अपने बिल्स आसानी से भर सके, और कम से कम इतना काम तो मिलना ही चाहिए कि उसे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ज़रूरत नज़र आए, यानी कि जॉब सिक्योरिटी और ग्रोथ। और इन सब फैक्टर्स के अलावा काम का प्रोडक्टिव होना भी ज़रूरी है, ताकि आपकी इनकम के साथ जॉब सिक्योरिटी बनी रहे। तब जाकर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन की फीलिंग मिलती है और सेल्स में आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रेजेंटेशन के वक्त कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई ऑब्जेक्शन उठाएं, उन्हें बाहर से किसी के फीडबैक से कुछ ऐसी बातें पता चली हो जो आपके प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिविटी फैलाती हो। ऐसे में सेल्स क्लोज कैसे की जाए, क्या है साइकोलॉजी ऑफ क्लोजिंग, और कस्टमर्स के ऑब्जेक्शन के साथ डील करने का सही तरीका, जानेंगे अगले एपिसोड में।